बेसिक बेसिक मैट्रिसेस आपको मैट्रिसेस करवा आपको दिया हुआ करवा है दिया हुआ है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द सिलेबस। सिलेबस। रो रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, इसमें तो कोई इसमें इशू तो नहीं कोई है। इशू नहीं है। डायगोनल, डायगोनल, अपर अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, लोअर लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, नल नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। यस, यस, करिए स्टार्ट करिए में। स्टार्ट में। दीजिए नेक्स्ट दीजिए हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग। बाय नेम या बाय नेम या मैट्रिसेस और मैट्रिसेस जो है। और जो है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स नंबर जिसमें ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स आर मोर आर देन द मोर नंबर देन द ऑफ नंबर रोज। ऑफ रोज। इसे हम इसे हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। देन देयर देन कम्स अ देयर कम्स अ वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, जिसमें आपका जिसमें आपका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें नंबर इसमें ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज ग्रेटर रहेंगी। ग्रेटर रहेंगे। दैट इज दैट कॉल्ड इज अ कॉल्ड अ वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। माइनर माइनर निकालना जानते निकालना हैं। जानते हैं। किसी एक रो किसी या एक रो किसी या एक किसी कॉलम एक को कॉलम को डिलीट करने डिलीट से जो करने आता से है, जो आता है, उसका सही उसका नाम सही होता है नाम होता है सब सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सब सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ अ ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। A अ matrix मैट्रिक्स B, बी, which is which is obtained obtained by by deleting deleting a row a row and a and column। a column। किसी रो या किसी रो किसी या कॉलम किसी को कॉलम डिलीट को करने डिलीट से जो करने से बनता जो है बनता है, a आ row, रो, a आ column कॉलम और और both। बोथ। फिलहाल हम फिलहाल हम माइनर माइनर निकालते टाइम निकालते बोथ टाइम को बोथ डिलीट को करते डिलीट हैं। करते हैं। लेकिन सब लेकिन उसे भी सब कहा उसे जा भी सकता कहा है जा जो सकता है सिंगल जो रो सिंगल रो या सिंगल या कॉलम सिंगल आप कॉलम डिलीट आप करते डिलीट हो। करते हैं। क्लियर है जी। क्लियर है जी। सो सो देयरफॉर देयरफॉर ऐसा करने ऐसा पे करने पे B इज बी कॉल्ड इज अ कॉल्ड अ सब सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए। चलें आगे। चलें आगे। इसमें सबसे इसमें ज्यादा सबसे यूज ज्यादा होता है यूज वर्ड होता है आप वर्ड बार आप बार 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 सुनेंगे अपने सुनेंगे अपने कंपटीशन में भी। कंपटीशन में भी। ट्रेस ऑफ अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अ बोलते हैं मैट्रिक्स इनको। बोलते हैं। सबसे ज्यादा सबसे नाम ज्यादा नाम आपको ये आपको दिखाई ये देगा, दिखाई देगा। ट्रेस ट्रेस ऑफ अ ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अगर हम अगर कोई हम भी कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स चूज करते चूज हैं करते हैं, तो ट्रेस तो को बोला ट्रेस को जाता है द बोला जाता है सम द ऑफ द सम ऑफ डायगोनल द डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। सम ऑफ सम ऑफ ऑल ऑल लीडिंग लीडिंग
diagonal elements elements of a of a matrix matrix is called the is called trace the of a trace of a matrix. matrix. शॉर्टकट में इसे शॉर्टकट में बोल रहा इसे हूं बोल तो रहा हूँ ऐसे भी तो लिखा ऐसे भी जाता है लिखा जी, जाता है जी, ट्रेस ऑफ ट्रेस ए ऑफ ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू समीशन। समेशन। पहला डायगोनल पहला एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ए वन ए वन, वन वन, नेक्स्ट डायगोनल नेक्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ए टू ए टू, टू टू, देन देन ए थ्री ए थ्री, थ्री थ्री, सो ऑन, सो ऑन, डैश 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 डैश। डैश डैश। आप इसे लिख आप इसे सकते लिख हैं ए सकते हैं आई ए आई 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 गोज आई फ्रॉम गोज वन टू फ्रॉम वन टू एन। एन। कितना बड़ा कितना बड़ा मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स हो, द सम द ऑफ अ सम ऑफ डायगोनल अ डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। उम्मीद है इसमें उम्मीद है आप इसमें ट्रेस आप ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ बता मैट्रिक्स देंगे बता कितनी देंगे है। कितनी है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो सो देयरफॉर देयरफॉर ए प्लस ए बी को प्लस बी ऐड को करके ऐड ट्रेस करके ट्रेस निकालिए, निकालिए, या फिर या फिर आप आप इंडिविजुअल की इंडिविजुअल ट्रेस की निकाल ट्रेस के ऐड निकाल कर के ऐड दीजिए, कर दीजिए, आपका आपका रिजल्टेंट सेम रिजल्टेंट आएगा। सेम आएगा। आइदर आइदर आप ए आप और बी ए को और बी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन उसकी देन ट्रेस उसकी ट्रेस निकालिए, निकालिए, राइट। राइट। दिस इज दिस इज एक्चुअली इज एक्चुअली इज इक्वल टू द, इक्वल टू द, इस पॉइंट को इस याद पॉइंट को रखना कि याद रखना कि ट्रेस ऑफ ट्रेस बी ऑफ बी ए के ए बराबर के होता है बराबर ये। होता है ये। किसी मैट्रिक्स किसी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई घर में करके ट्राई घर कर में लेना ट्राई जी। कर लेना है। लेकिन लेकिन जब हम जब हम ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ कांस्टेंट टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, और और अगर अगर आप आप ट्रेस ऑफ ट्रेस ए ऑफ ए निकालते हैं, निकालते हैं, वो बराबर वो होता है बराबर होता है ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज के, ट्रांसपोज के। जिसमें मिडल जिसमें वाला जो मिडल है वाला इसको जो है रिवर्सल रिवर्सल लॉ के रिवर्सल नाम लॉ से के मैं नाम पहले से भी मैं पहले पढ़ाता भी हुआ आया पढ़ाता हूँ हुआ आया आपको। हूँ आपको। इसे ट्रेस इसे में आप ट्रेस में इंक्लूड आप कर इंक्लूड सकते कर हैं जी। सकते हैं। आंसर द आंसर क्वेश्चन। द क्वेश्चन। हाँ जी, क्या हाँ जी, बता रहे क्या हैं बता रहे हैं जी? बी। बी। ठीक है जी, ठीक है जी, क्योंकि हर एक क्योंकि हर एक डायगोनल डायगोनल एलिमेंट की है, एलिमेंट के है, इसलिए आप ऐसा इसलिए आप बोल रहे ऐसा होंगे। बोल रहे होंगे। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे सिमेट्रिक में के ज्यादा बारे में बोलने ज्यादा की बोलने जरूरत की है नहीं, जरूरत है नहीं। टेस्ट दे टेस्ट चुके दे हो, चुके हो, क्लास में आप क्लास उसे में आप अप्लाई उसे कर अप्लाई चुके हो कर जी। चुके हो जी। सिमेट्रिक सिमेट्रिक लिखना भी आता लिखना भी होगा। आता होगा। मिस्टर मिस्टर सरिंजा लिख सरिंजा लिया। लिख लिया। यस बोल रहे, यस पेन बोल रहे, चला रहे पेन हैं। चला रहे हो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, सीधा चलते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखिए स्पेलिंग। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उसी तरह से हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन भी होता है। इन शॉर्ट, ए का ट्रांसपोज डैश और उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वापस ए के इक्वल आ गई। कंजुगेट एंड ट्रांसपोज। कंजुगेट की डेफिनेशन आप जानते होंगे। इसे इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय सीधा आपको किताबों में ये ए रेज़ टू पावर थीटा लिख देगा बस।
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों ले लिए जाएं, तब जो रिजल्टेंट आता है, सिंपली सीधा इधर जाएं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट माइनस ऑफ ए आ जाए तो हम उसे स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, जिसे हम ए ट्रांसपोज और कंजुगेट को ए रेज़ टू पावर थीटा बोलते हैं। इन शॉर्ट, ट्रांसपोज भी करना और कंजुगेट भी कर देना, ये दोनों चीजें अगर आप एक साथ करते हैं। एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए ए आता है या नहीं आता। और स्क्यू हर्मिशियन में भी आप ट्रांसपोज और कंजुगेट करके देख लीजिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट। उसके बाद इस पॉइंट को ऐड कर लेना, that all the diagonal elements of a skew Hermitian matrix is either zero or purely imaginary। दो ही कंडीशंस होंगी, लिख के कंफर्म कर देना जी, आगे चलें ताकि। नेक्स्ट मेन लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल क्या समझते हैं जी? इससे पहले आप कहाँ पढ़ा है नाम आपने ऑर्थोगोनल? हाँ जी, परपेंडिकुलर को बोलते हैं जी अलजेब्रा में ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसे बोलते हैं इन विच ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। भूल ना जाए इसलिए क्वेश्चंस लिख के कुछ साथ साथ करते जाइए। ऑर्थोगोनल चेक कर लीजिए, ये से अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। है, कोई बात नहीं, अगर इतना जीनियसली आंसर दे रहे तो स्टैंडर्ड बढ़ा लो जी। उसने कहा ए बी सी की वैल्यू बता दो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो। हाँ जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरी सिलेबस क्लास में नहीं बैठे हुए हैं। दिस ए ट्रांसपोज इनटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों में से कोई फर्क नहीं आएगा। आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज किया था, हाँ, ए ट्रांसपोज इनटू ए भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। ओके जी, कोई बात नहीं आप। हाँ जी, लिख लीजिए जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी के आगे लिखिए ए ट्रांसपोज इनटू ए। जब वैल्यू आइडेंटिटी आनी है तो वो उसका इन्वर्स नहीं हुआ, कैसी बातें करी जा रहे हो। आपको ये सिखा के भी दिया कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू वन देन दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, पढ़ा था आपने? हाँ तो हाँ हाँ, तो वही हाँ हाँ यहाँ लगानी थी आपने, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए भी आइडेंटिटी होगा। आपको इनवर्स की डेफिनेशन मैंने ढंग से लिखवाई थी, देन देयर एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स इन दिस यूनिवर्स विद whom ही मल्टीप्लाई एंड गिव्स अस द आइडेंटिटी, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ आपको समझाया था। ए प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, बी प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स एंड सी प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। लो जी,
ये उत्तर भी आ गया। ड्यूरिंग सिलेबस कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, जिसमें आपको बहुत ही तकलीफ और एतराज रहता था। टू प्रूफ ए क्यू प्लस 6 a² प्लस, नहीं कभी नहीं किए क्या? एट क्लास में, वही किए क्लास में होंगे, बाहर तो जा नहीं सकते। क्या क्वेश्चंस किए थे जी वो? नहीं नहीं, आप रहने दो, इतना कष्ट मत करो। दिमाग पे सवेरे सवेरे जोर डालेंगे, बेचारे थके आ रहे आए हैं बिना ब्रेकफास्ट के। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ एनसीईआरटी के, इनकी बात कर रहा हूँ जी। सर अब इसमें a² भी निकालना पड़ेगा, फिर सर अच्छा वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, फिर आपको ये डराया धमकाया कि जी भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। तो फिर आपने एक दो कर लिए थे और एक आधे दो का आपने टेस्ट में आंसर दे दिया था। फिर ये कहना था कि क्या ऐसा ऐसा हमारे कंपटीशन में भी आता है? अगर आता है तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि इसे प्रूव करने में तो बहुत टाइम लगेगा और हमारा अच्छा खासा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसका जवाब है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लिखिए जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सामने आपको पॉलिनोमियल ही दिखाई दे रहा होगा। ऐसा करने के लिए आपको पहले तो, आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन में ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जितने भी क्वेश्चन आपने क्लास में किए हैं पहले जाके उसे चेक कर लेना, मैंने स्क्रीन पे भी रखे हैं। इसके बारे में तो नहीं बताना क्या नाम है इसका? इसकी डेफिनेशन है, इसे ड्राइव किया जाता है। चलिए हम ट्राई करते हैं, पहले 18 में ही देखो कामयाब हो जाएंगे। 20th पे करते हैं जी, आसान भी और सुख भी है। ए में से एक्स टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर दो। यार सवेरे सवेरे हो क्या जाता है आपको? ए माइनस एक्स टाइम्स आइडेंटिटी ए माइनस एक्स टाइम्स आइडेंटिटी, हाँ जी कितना आया? -x 1 1। कुछ गलत लिख रहा हूं तो बता देना, प्लस माइनस आगे 1। हम्म हम्म। अब उसके बाद उसने कहा इसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट, और इक्वल टू 0 कर दो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या लगाओगे? सेरस डायग्राम लगाएंगे या सिंपल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, या जो मैंने आपको सिखाया वो विद प्रॉपर्टीज जो चलाते हैं आप वो लगाना है? सेरस है या सिंपल है? सॉल्व करिए क्या आता है। आसार लग नहीं रहे, सवेरे सवेरे जो है आधे से ज्यादा नींद में आ गए हुए हैं। -x, नहीं नहीं, मैं तो फिर अगर आप नहीं करेंगे तो सवेरे सवेरे x² -1 -x -1 1 + x। कुछ सॉल्व वगैरह करें तो जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ जी। कितना आया जी? माइनस क्यों आ रहा है? -x³ प्लस +2 इक्वल टू 0, यही चल रहा है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो x³ -3x - 2 इक्वल टू 0। नाउ लुक एट द स्क्रीन, x को मैट्रिक्स में बदलिए, क्या लिखेंगे? a³ -3a - 2, 2 कैन नॉट बी इंडिविजुअली सो इट कैन बी आइडेंटिटी एंड रूट। स्क्रीन पे आ गया जी।
ऊपर चेक करिए, शो दैट जो सिलेबस में करवाते रहे। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पलट के आंसर सिलेबस में नहीं देंगे, जिस तरह से सिलेबस में शो और प्रूव ही है जो आपने टेस्ट में दिया है। तभी मैंने चैप्टर लेट शुरू किया आपका कंपटीशन का। ऐसी हरकत सिलेबस में मत कर देना जाके कि लियाओ मैं आपको प्रूव करता हूँ। सिलेबस इसे सिंपल शो दैट में ही पूछेगा। ये कंपटीशन में ट्रिक है कि आप जाके इसे अपोजिट करेंगे, वरना ऑप्शन में आप इसका आंसर जो सामने जीरो दिया हुआ है या समथिंग एल्स दिया हुआ है वो आप ढूंढ नहीं सकते, उसका क्यूब स्क्वायर कोई भी नहीं निकालेगा। उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। पॉलिनोमियल होता है वो। पॉलिनोमियल भी जो पॉलिनोमियल है वो मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करता है। वैसे आपसे जो पूछना है उसने वो ऐसा कुछ नहीं पूछना, वो आपसे इधर आपसे कुछ ऐसे पूछेगा, इस इक्वेशन को पूछेगा, फाइंड द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन पूछ रहा है देख लो आपसे। वो इतना समझ आ रहा है कि सब जीरो टिक कर देंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे एक लेक्चर देखेंगे मजेदार सा, कोई बंदा बता रहा होगा, वो कहेगा कभी भी कोई इक्वेशन दी उसे हमेशा, हाँ, पूछने वाला भी उल्टा है, वो कहता नहीं जी मुझे नहीं चाहिए जीरो, मुझे वो पॉलिनोमियल आके दे दे तू। और नीचे ऑप्शन में उसे रखा गया होगा। उम्मीद है कुछ जने जो नींद में है, 7:30 हो गया, आधा घंटा हो गया, मेरे आवाज कानों तक ठीक से जा रही होगी, पेन चलता रखिए। वहां से मिस्टर सृंजय भाई साहब ठीक बोले। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपनी एनसीईआरटी को ही ओपन करिए और द्वारे शुरू हो जाइए, आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। हाँ लिखना है ना, a³ - 6a² वो उसकी मर्जी है, एक्स में छोड़ दे, ए में, ऑप्शन में, जैसे मर्जी छोड़े। अगर वो मैट्रिक्स में लिखता है तो जो लास्ट में आपने -11 लिखा है उसे 11i लिखेंगे। अगर ऐसे ही पॉलिनोमियल में छोड़ता है तो 11 है। वो उसकी अपनी चॉइस है, अगर वो इसे मैट्रिक्स में लीव करता है तब ये ऐसे दिखाई देगा। अब ये मैट्रिक्स में दिखाई दे रहा है, अब मैं ये पॉलिनोमियल में दिखाई दे रहा है। आई होप सो आगे चलेंगे, सॉल्यूशन स्क्रीन से देख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगेन उसी के इक्वल आ जाए तो उसे हम आइडम्पोटेंट कहते हैं जी। अगर उसका स्क्वायर अपने ही इक्वल आ जाए इज कॉल्ड एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। प्रैक्टिस के लिए ये रख दिया, चेक कर लो, ये आइडम्पोटेंट है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंस मैट्रिसेस से मत निकालने से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसी कहीं भीड़ में आप कहेंगे कि मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि आइडम्पोटेंट है, ऐसा कुछ नहीं। आ गया।
ये आपकी अपनी हिम्मत है, कितना कुछ लर्न कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैट्रिसेस की हर एक के साथ हजारों हजारों प्रॉपर्टीज हैं, किस हद तक लर्न करनी है ये आपकी अपना स्टेमिना तय करता है। अनलिमिटेड है ये। चलिए आगे। इनकी कोई लिमिट नहीं है जी, एनफ प्रॉपर्टीज हैं। जितनी आप लर्न कर सकें ये आपके भले के लिए है जी। आप जितना इन्हें देखना चाहें, जितना गो थ्रू करेंगे, उतना आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ नया नाम आता है, इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी दे जाए उसे हम इनवॉलेंट्री बोल देते हैं। एग्जाम्पल लेना तो सबसे अच्छा, तो आइडेंटिटी खुद ब खुद ही इनवॉलेंटरी है जी। फिर भी किसी मैट्रिक्स में ट्राई करना हो तो जिसका स्क्वायर इक्वल टू वन आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिमसेल्फ ही इनवॉलेंटरी होता है, आइडेंटिटी का स्क्वायर खुद ही आइडेंटिटी को रिजल्टेंट में देता है। फिर भी अगर आप कोई एक अलग से लेना चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सेकंड ऑर्डर ही चूज करते हैं। आप इसे रख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपके पास आइडेंटिटी आएगा। इसी में एक और नया नाम आता है जिसे हम बोलते हैं निलपोटेंट। निल से याद रहेगा आपको, किसी भी पावर पर ये जीरो खुद को रिप्रेजेंट कर देता है, उस पावर को हम बोलते हैं निलपोटेंट इंडेक्स। एक बार ठीक से समझ लेना जी इसे। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए रेज टू पावर पी, पी वॉट एवर इट इज, और पी जो होगा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब, लाइक दिस, कुछ भी जो आपके पास आता है। और ये उसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। पहले ये समझ लीजिए, लीस्ट में कई जने ये कहानी सुनाते हैं कि सर मेरे पास जो है ना ए क्यूब जीरो आया। हम कहते हैं ठीक है, तो पी थ्री है। नहीं सर, तो ए क्यूब भी जीरो, तो ए फोर भी तो जीरो है, ए फाइव भी जीरो है, क्योंकि नल आ गया तो वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस बना रहता है। तो पी जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बोलेंगे। अब आंसर में क्या बोला जाता है, ए इज सेट टू बी अ निलपोटेंट, किसके ऊपर, ऑफ द इंडेक्स। इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा होगा। इंडिसेस पावर को बोलते हैं ऑफ द इंडेक्स पी, कि इतनी पावर के ऊपर वो खुद को निलपोटेंट शो करता है। याद रहेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इसे शो करके देख लीजिए किस पे निलपोटेंट बताता है, इसका निलपोटेंट इंडेक्स क्या है। और इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स आप सिलेबस में पढ़ चुके हो। अब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो, हाँ जी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर दोनों हमने किए थे।
लिख लिया हो तो आगे चलें। निरपोटेंट इंडेक्स बताना होता है। 2 पे आ रहा है, ये ज्यादा लंबा नहीं मैंने पुल किया। चल सकते हैं आगे। कुछ टाइम पहले पीरियोडिसिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहा था मैं आपके साथ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में पीरियड, जहां से चीजें खुद ब खुद को रिपीट करती हैं। स्क्रीन से लिखने में आप कंप्लीट कर चुके हो तो मैं अगले पेज पे शिफ्ट करूं। मैं कहाँ चलूं, कुर्सी पे बैठा रहूंगा, यहीं से हाथ चलाऊंगा। अब आप लिखना बंद करेंगे मिस्टर सरिंजा मजुमदार, तब तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज, एंड द लास्ट समझिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियड याद होगा वर्ड, पीरियोडिसिटी की थी हमने। फिलहाल इसके ऊपर रिलेशन एंड फंक्शन में और ज्यादा ब्रीफ और बड़ी चर्चा भी करेंगे। तब भी मैं आपको एक टर्म लिख के दे रहा था बार बार पीरियोडिसिटी में कि पीरियड व्हेन द थिंग्स रिपीट इटसेल्फ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। याद आया जी। साइन एक्स की पीरियोडिसिटी आपको बताई थी 2 पाई, tan एक्स की पीरियोडिसिटी पाई, और cos एक्स की पीरियोडिसिटी टी इज कॉल्ड द पीरियड। जब हम इसे मैट्रिक्स में लिखते हैं तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसमें हम पीरियोडिसिटी निकालते हैं ए रेज टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू के, सॉरी ए। सो देयर फोर के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अ एफ ऑफ एक्स प्लस टी में मैंने आपको कहा था ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। वैसे जैसे साइन का मैंने आपको बताया था कि साइन 2 पाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो 2 पाई, टी इज 2 पाई, तो टी इज कॉल्ड द पीरियड। इसी तरह से हम टेन में लिखते हैं टेन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, सो टी इज अ पीरियड विच इज पाई। हियर सिमिलरली के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पढ़ा आपने अब है, पेपर आपने देना है सन 2026 फरवरी में। भगवान करे वैसे जनवरी के लास्ट वीक में शिफ्ट हो गया अब वो। समस्या एक ही है, सर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ दिया, +1 +2 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के पेपर देने गए और आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। पेज मत पलटना आप, अगर आप में हुनर है तो। महज पिछले 1 मिनट में बताए हैं, तो सोचो 2026 में क्या करेंगे आप। तो कह रहे ये आंसर है जी, देख के बता दिया। कोई और जी। वो तो कह रहे देख के ही ए है जी, बाकी आप बता दीजिए। हम्म, मैं इस पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा जी। कैरियर आपका, रिस्क आपका, काम आपका, मैं इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आपको देने वाला। पेन चलाइए, तुक्के से बोलेंगे तो भी मैं आंसर टिक कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन। मैं कुछ आपको सॉल्व करके नहीं दे रहा, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया क्या आता है, आपको वहां क्या करना है। दिस इज योर प्रॉब्लम। सभी डेफिनेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, सभी की प्रैक्टिस अवेलेबल है, आप सबको कर सकते हो, देख सकते हो। उसका सिर्फ हल्का सा इतना सा सवाल है, आपको इस पे आंसर कर देना है उसे। वो बहुत ज्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है। आंसर स्क्रीन पे मैंने मार्क कर दिए हैं जी, आपके पास आ गए होंगे।
बी है जी। कोई बात नहीं, इतनी हो रही है तो लो, एक और सही। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन पे डिस्कशन हो रही थी। ए रेस टू पावर थीटा याद आ गया? प्रॉपर्टीज थी तब मैंने एक्सप्रेस नहीं की, लिख दी है स्क्रीन के ऊपर। प्रॉपर्टीज स्क्रीन के ऊपर लिख दी है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे फ्लैश किया। आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कमी नहीं रहेगी क्वेश्चन की। चलो जी। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का सी। थर्ड, आंसर चेक कर सकते हो, श्योर करना बंद करिए जी। आंसर स्क्रीन पर है, आगे परस्यू कर रहे हैं जी। किसका जी? 10।
नेक्स्ट है डिस्कशन हमारी रैंक के ऊपर। एक सिंपल डेफिनेशन जो रैंक के ऊपर चलती है, जिसे अक्सर एनडीए या कुछ हद तक हम कभी कभार जेई मेन में भी देखते हैं, वो है कि माइनर के ऊपर डिस्कशन आती है। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्केयर में काम करता है जी। डेफिनेशन को ठीक से पढ़िए, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स उसका रैंक आर आपने बताना है, तो कोई ना कोई एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो, तो उसका रैंक रहता है। पढ़ने में थोड़ा और लगाओ, इसको डेफिनेशन के बाद ये लिख लेना कि एटलीस्ट रैंक वन तो रहता ही रहता है। ये शायद इसमें आपको समझ ना आए, ये समझ अब आ जाएगा आपको। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए जी पहले, कितना आता है। क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आप सपोर्टिवली इसे समझ पाएंगे। मैंने पूछा कि इसका जीरो आया, अब इसमें कितने माइनर है? 9। 9 के 9 माइनर का रिजल्टेंट क्या होगा? सभी जीरो हैं। आप देखिए बच्चे, आपने जवाब देना है। जितने भी माइनर हैं क्या सारे जीरो हैं? कोई एक ऐसा है जिसका आंसर जीरो नहीं है, तो इसका रैंक टू है जी। आप समझ आया वो इंग्लिश की वर्डिंग एटलीस्ट वाली? आपने थर्ड ऑर्डर लिया, उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया। बच्चे इसमें 9 माइनर हैं, तो कहता है 9 के 9 या तो जीरो हो जाए, या उनमें से कोई एक भी ऐसा निकल आया जो नॉन जीरो आंसर दे, तो इसका रैंक कितना हुआ? टू। अगर मान लो कि 9 के 9 ही माइनर जीरो दे रहे हैं, तो फिर आप किस पे आ जाएंगे? सिंगल सिंगल एलिमेंट पे आ जाएंगे। तभी मैंने कहा कि एटलीस्ट रैंक वन तो होगा ही होगा। अगर एक भी आ जाए एटलीस्ट का, दो के ऊपर, तो फिर वही रैंक टू रहेगा। नहीं हो सकता है इसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, तो इसका रैंक थ्री हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट जब आपने निकाला, वट एवर मैथड जो भी आप लगा रहे हैं वो आपकी मर्जी है, उसके बाद आपने सारे माइनस चूज कर लिए, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, एक ही लिया मैंने तो अभी। तो इसका रैंक रो ऑफ ए इज इक्वल टू टू। क्लियर? एट लीस्ट। लेकिन इस मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है, ये एनडीए में यूज होता है, जेई मेन में भी आपको कभी कभार दिख जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर काम करता है, इसके आगे बेचारे की हिम्मत छूट जाती है, इसके आगे ये वर्किंग नहीं करता। इसका जो सही मेथड है या सही प्रॉपर जो इसका सोल्यूशन है वो है एक्लॉन मैट्रिक्स। फिलहाल ये समझ आया तो हम आगे डिस्कशन करें। तो जवाब नहीं दिया आपने। तब भी रैंक टू होता। एटलीस्ट वर्ड है ना, कम से कम कोई एक, कम से कम कोई एक अगर ऐसा दे जाए तो आपका रिजल्टेंट ये रहेगा जी। हाँ तो मैं कहा एक, दो तो बहुत ज्यादा हो गए, तब भी टू ही रैंक रहा इसका। एट लीस्ट कहा जी, कम से कम कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो वही उसका रैंक कंसिडर होगा।
तब भी रैंक टू, एटलीस्ट बोलता रहा हूँ, कम से कम कोई एक। अब उसके बाद दो निकले, तीन निकले, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? एटलीस्ट एनी ऑफ द माइनर इज नॉन जीरो। करें आगे डिस्कशन। इन सब डिस्कशन में जब हम रैंक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो फाइनली हमारा रैंक जो है, अगर आप इसे प्रॉपर कंडीशन में लेके जाएं, तो ये डिस्कशन ओवर होती है एक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ ने गर्दन इधर उधर घेरी है, उनको बता दूं, जिंदगी में बिना पढ़े आप इसमें अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर जाएंगे। एक्लॉन फॉर्म तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसको जन्म देने वाले थे हमारे गॉस भाई साहब, जिनके लॉज आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो। उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे आइए, और किसी भी तरह, किसी भी हाल में, किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाके खड़ा करना है। आप स्पेशलिटी देख रहे हैं इसकी क्या है? एक तो ये अपर ट्रायंगुलर है, ये एक्लॉन फॉर्म है जी, अपर ट्रायंगुलर। चलिए, पहले तो इसकी खासियतें देखिए कि क्या क्या खासियत है इस फॉर्म की। अंग्रेजी में ये समझ आया, कोई भी नॉन जीरो फॉर्म जो है, वो जीरो फॉर्म को प्रोसीड करेगी। नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं जी, समझना है। ये देखिए, ये जीरो फॉर्म है, इसे ये नॉन जीरो फॉर्म प्रोसीड कर रही है। प्रोसीड समझ रहे हो? कम जीरो, कम, एक कम हो या दो कम हो, ठीक। और उसके बाद वो कहता है कि नंबर ऑफ जीरो नॉन जीरो के पीछे जो होंगे वो कम होंगे। अभी जो आपने मुझे कहानी सुनाई कि यहाँ एक दो तीन चार, ये सुना रहे ना, 1 2 3 4 5, तो उसमें पीछे वाले में कम है, कितने हैं? उससे पीछे वाले में एक और कम है, जीरो। ये वो आपको सुना रहा है। अब वो कहता है कि लास्ट में जितनी नॉन जीरो एलिमेंट्स वाली रो बची हैं, हाँ, और उसके बाद ये भी खासियत है कि जो एलिमेंट है कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो यूनिटी होना चाहिए। ये भी उसकी शर्त है जी। ये जीरो से आगे जो एलिमेंट पहला खड़ा हुआ, वो यूनिटी होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप पहुंच जाते हैं मेहनत करके, तो क्या काफी क्या खास है, हो गया। इस फॉर्म में जब आप पहुंच जाते हैं, तो आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तीन। इसका रैंक 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? इसका रैंक 3 है जी। ये यूनिवर्सल लॉ है जो एक्लॉन फॉर्म में दिया गया है। एक्लॉन ने इस मेथड को निकाला, फिर यहीं से हमारे गॉस भाई साहब ने गॉस एलिमिनेशन मेथड को चूज किया। समझ आया जी क्या बोल रहे हैं? पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए, फिर इसे समझाते हैं। रैंक बहुत जरूरी रहता है जी। उसके बाद बता देना कि आगे प्लीज करते हैं। जो प्रॉपर्टीज यूज की थी वो याद है या भूल गई है जी? प्रॉपर्टीज करवाई थी आपको? हाँ, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज करवाई थी। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन योर डिटर्मिनेंट इज जीरो।
if the element of a row is equimultiple with the element of the corresponding row or column, yes जी। हाँ जी। सेकंड और नहीं जी, इस फॉर्म में होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड, आपकी मर्जी से फॉर्म नहीं उठाएगा। किस लाइन को कह रहे हैं बच्चे, सेकंड और थर्ड? सेकंड में वो कह रहा है कि जीरो कम होते जाएंगे, लास्ट में चार हैं तो उससे पीछे वाले में तीन हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। प्रोसीड करेगी ना, प्रोसीडिंग प्रोसेस है वो। लेकिन कई बार प्रोसीडिंग में कई कह देते हैं सर स्टेप वाइज होना चाहिए, पहले में कोई नहीं है फिर एक फिर दो फिर तीन, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑर्डर कम होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद फाइनली चेक होता है कि कितने जीरोस आपके पास हैं। करें आगे जी। अब आपको समझना पड़ेगा कि हायर क्लास में जब आप इसे यूज करेंगे या अच्छे खासे एंट्रेंस में चले जाएं, तो ये जो मेथड अभी आप सीखते हैं ये कुछ हद तक ही कामयाब थे। मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस की खासियत ये है और आपको ये सुख प्रदान किया गया कि सीबीएसई वालों ने कहा कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इन बेचारों को थर्ड ऑर्डर से बाहर मत निकालना। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में, थर्ड ऑर्डर ही नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 लाख 2 लाख, पूरी धरती जो है इसी पे है। हमारे यहाँ बीच में होनहार आर्किटेक्ट भाई साहब हैं, आपको पता होगा कि अगर 2 कनाल की प्लॉट ले लिया तो फिर मैट्रिसेस का ऑर्डर कहाँ जाएगा। चलिए आगे। लग जाएगा पता जिस दिन 4 पैसे कमाने आप और करते हैं बाय। दो मेथड आपको बताए थे, एक मैट्रिक्स मेथड, उसकी कंडीशन थी याद होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये सब होने के बाद फिर आपका जब फाइनली दूसरी क्लास में आप आए थे, फर्स्ट में जब मैंने डिटरमिनेंट की डिस्कशन की थी तो अनदर रूल किया था हमने, दैट इज कॉल्ड अ क्रैमर रूल। याद आ गया। बेसिकली ये सब रूल जो है ये थर्ड ऑर्डर तक जिंदा है, इसके बाद इनकी कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। कायदे से अगर आपको ये मैं दूं तो आप इसे 1 1 1 लिखने मत बैठ जाना, 2 4 7, and then you write down the variable x y z, and in right hand side you write down the constant। कायदे से इसे 1 1 1 3 1 - 2 2 4 7 स्लैश, ये कांस्टेंट है। समझ आ गया जी। अब इसे एक्लॉन फॉर्म की तरफ चलाना है हमने कि एक्लॉन कैसे आती है जी। ये अगर आपको थोड़ा सा स्लैश ऑड लग रहा है, किताबों में स्लैश नहीं होता, हम लिखते टाइम करते हैं, वरना इसे नॉर्मली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड। ठीक है जी। अब इतनी देर से समझ आ गया होगा, यहाँ जीरो चाहिए, प्रॉपर्टी लगाएंगे, R3 एम्प्लाइज R3 - 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 करेंगे तो 0, 4 - 2, 7 - 2, 1, 7 - 2 टाइम्स। हाँ ये अलग से चल रहा है मैट्रिक्स, पता लग गया प्रॉपर्टी। हाँ कितना आया, 13। इसी के साथ दूसरे को भी चला देते हैं, यहाँ भी 0 क्योंकि प्रोसीडिंग प्रोसेस है, तो R2 एम्प्लाइज R2 - 3 टाइम्स R1, 0, 1 - 3 कितना जी, -2 - 3, -2 - 2 टाइम्स, और -3 एज इट इज है।
ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सॉल्यूशन को कहाँ पे जाके रोकना है या कहाँ रोकना चाहते हैं। नहीं है तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। तो अगर मैं ये लिख दूं कि R3 में R3 + R2 कर दीजिए आप। 0 - 2 - 5, 0 + 0 0 0 0 -3 7 एंड। अब आपको क्या समझ आया जी कि x + y + z किसके इक्वल है? कॉफिशिएंट उठाए थे ना, -3 के इक्वल है जी, समझ आ रहा हो तो। -2y - 5z किसके इक्वल है? और z किसके इक्वल है? आ गया जी, आंसर निकाल लेना इसका सॉल्व करके। सॉल्व कर लो जी इक्वेशन में। कोई भरोसा ना हो तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं जी इसे। यही गॉस एलिमिनेशन है। और ये आप चेक करिए, ये एक्लॉन फॉर्म में भी है, दिख रहा है। इस 2 को मैंने 1 बनाना है, 1 बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अगर इसका रैंक रैंक बताना होता तो चलिए आप किसी तरह टांग खींच के बना ही लेंगे, लेकिन इतना पता लग गया होगा कि इसका रैंक कितना है। 2। 2 नॉन जीरो है इसमें। 2 नॉन जीरो रोज हैं। द्वारे ले आओ इक्वेशन में वापस, यहीं से लाए थे 1 1 1 1। हाँ जी 3 यहीं से थे। हाँ वापस लिख। 0x - 2y - 5z 7 0 0 0 = 20। हाँ तो जब आप अभी मत करना, मत करिए इसे। मैं नहीं कह रहा ये आएगा नहीं आएगा, आपके कॉलेज का प्रोफेसर यही पढ़ाएगा। पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही है। लेकिन वो आपसे जाके पहले ये पूछ लेगा आप एक्लॉन फॉर्म करके आए हो। अगर आपने नो बोला भी तो क्लास में से कोई उठ के बोल देगा हाँ, वो बोर्ड पे शुरू हो जाएगा। वो आपको एक्लॉन नहीं समझाने वाला पीछे पलट के। उसके बाद जिंदगी में इतना टाइम नहीं है, और ऊपर से प्रोफेसर साहब हैं। 2,15,000 रुपए के करीब तनख्वाह है उसकी। करें जी आगे डिस्कस। 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इससे पहले जो हमने जितने भी फॉर्म किए हैं उसमें आपको याद होगा कि 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो हम उनके नाम देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो पैरेलल चल रही हैं तो हम नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो होमोजीनियस इन सब में कहाँ डिफरेंट है? होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि तीनों की तीनों ही लाइन इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। ये होमोजीनियस का कंसेप्ट है। अब तीनों की तीनों जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन दे ऑल आर एट अ इंटरसेक्टिंग एट अ जीरो। इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन में आपको एक चीज बड़े आराम से दिखाई दे जाएगी। आप ये जानते हैं कि जो लाइंस या कोई भी इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन दैट विल सेटिस्फाइज द जीरो जीरो विल सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ऑफ कोर्स अब तीनों इक्वेशन को देख के पता लग गया होगा इनका पॉइंट ऑफ जीरो जीरो ओरिजिन से पास कर रही हैं, एंड ओरिजिन इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ओरिजिन में भी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, वन इज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ या ना? पैरेलल की कंडीशन यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, जिसे आप नो सॉल्यूशन बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एक और कंडीशन जो यहाँ लाई कर सकती है, और वो क्या है? हाँ, वन, यस, क्या नाम था इसका जी? कंसिस्टेंटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यस। ये दो ही कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, यूनिक या कंसिस्टेंटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन जी। लिखिए पहले तो, फिर इसके ऊपर बताते हैं कि क्या क्या आता है जी। और ये क्लियर है कि कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकती।
लिख लिया। अब इसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाता है यहाँ से, क्योंकि हमने जेईई मेन में ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव ऑन करना है तो हम इसे बहुत लेंथी नहीं लेके जाते, यहीं से हम इसे टेक्निकली सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब टेबल आपको याद है या नहीं मैं एक बार दिखा देता हूँ, उम्मीद है आपको याद होगा तो आपका ही भला है जी उसमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो ना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो तो मिल जाए यहाँ पे मेथड अगर बोलता हूँ। हाँ जी बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। दो केसेस थे जी, इक्वल टू जीरो हो और नॉट इक्वल टू जीरो। इट्स अ सिंपल थिंग, मैं जिसे पूछ रहा हूँ आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं। अगर इक्वल टू जीरो हो तो नो सोल्यूशन, और अगर इक्वल टू जीरो ना हो तो नहीं जी हाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, फिर उसमें z इक्वल टू। ओके चलिए, अब आपको इतना समझ आता है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हम और डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, और जिसमें से नो सोल्यूशन की तरफ तो आपने जाना ही नहीं है। अभी तो बात की कि पैरेलल नहीं हो सकती, तो आप सीधा किस में जाएंगे, इनफाइनाइट में। तो हम ये सब छोड़ते हैं, सीधे ही हम कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो तो। लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो तो इसे हम यूनिक नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन। क्या रहेगा जी नाम याद, ट्राइवल सोल्यूशन। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम उसे बोलते हैं नॉन। अब जैसे इसको आप चूज करें और इसका डिटर्मिनेंट लें, इसका डिटर्मिनेंट -33 आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो देयर फोर क्या है इसका सोल्यूशन, ट्राइबल सोल्यूशन है। और इसका पॉइंट इक्वेशन की वैल्यूज क्या आएंगी, भाई साहब पूछने की जरूरत नहीं, सीधा ही पता है, जीरो जीरो आएंगे, आप सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं उसे। हाँ तो समझ तो आ गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। आपको पहले बता दिया वो होमोजीनियस है, तीनों ही ओरिजिन से पास करती हैं, तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो जीरो जीरो। सो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और जेड भी जीरो। इट्स सिंपल, बाय नेम हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइबल सॉल्यूशन। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो लाइन के ऊपर लाइन कोइंसाइड करेगी, इसे हम बोलते हैं नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन जी। याद रहेगा जी। नहीं उसमें नहीं, उसमें कहाँ होगा, उसमें के में आंसर आता है, के में कोई पूछने नहीं लगा चाहिए मेनू। हाँ पास ओरिजिन से कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन थोड़ा ना, बहुत सारे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखे ना ये ओरिजिन भी है, एक नहीं है ना। तब भी यही होता है जी, बिल्कुल। चलें आगे, मूव ऑन कर सकते हैं जी। ये जितनी भी थ्योरी मैंने आपको लिखवाई, ये सारी थ्योरी हैंड आपकी असाइनमेंट में इन रिटर्न है। मैंने जान के आज नहीं दी ताकि आप शायद लिखे ना। अब मैं आपको दे दूंगा, आपने रजिस्टर में भी लिख लिया, मेरी लिखी भी आ जाएगी आपके पास। 2 मिनट रुक जाओ जी। इफ इट हैज अ नॉन ट्राइबल सोल्यूशन देन, हाँ तो एक तरह से सिमिलर वाली कंडीशन है, वहां से आ जाएगा। हाँ लिख लीजिए जी। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की कंफ्यूजन सबसे बड़ी है जी। नॉन ट्राइबल बताया ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करिए सिंपली, ये हम इस तरह के क्वेश्चन सिलेबस में कर चुके हुए हैं। तब मैंने आपको सिलेबस में क्या लिखवाया था, इफ इट इज अ सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। यहाँ नॉन ट्राइबल नाम से आपके पास है।